क्लर्क या पीओ भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो काफ़ी ऊपर की पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि काफ़ी जॉब सिक्योरिटी है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। मैम, बैंकिंग सेक्टर कोर हमारी जो कंट्री की कोर इकोनॉमी और फाइनेंस है उसमें डायरेक्टली ही इन्वॉल्व है, क्योंकि आप कौन सी पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू दे रहे हैं? सब प्रोबेशनरी ऑफिसर। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? सर मैम, माय नेम इज शुभी गुप्ता। शुभी, ओके। इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। My name is Shubhi Gupta. I belong to Narsinghpur district of Madhya Pradesh. I did my schooling from PDS Kareli, and after that, for my graduation, I did BSc in microbiology. In my family, there are 4 members: my father, my mother, my elder brother, and me. My father is a hardware shop owner, and my mother is a homemaker. My elder brother is teacher in school, and since my graduation I am preparing for banking exams. Okay. And you have done the BSc, you said. Yes, ma'am. And from microbiology. Yes. And why did you turn toward the banking sector? Ma'am, during my graduation years, I was fascinated with banking industry because of one of my relative is in the banking industry, and I influenced from her, and then I decided to start preparing for banking exams, because banking exams offer a very vast growth for individual also, and in banking sector we can be directly working for people of our country, and we provide services to the people of country, and as a banking sector is also the exams are very fair and transparent, so we get a good opportunity to set our career. Okay. And you said that your elder brother is a teacher. Yes, ma'am. So, is he in government service or a private teacher? Ma'am, मतलब he is in a private school. private teacher, ma'am. Okay. So he is in with your parents only? नरसिंहपुर में है वो? Yes, उनके ma'am. साथ ही? Okay. And when you completed your graduation, in which year you completed it? Ma'am, 2023. 23. And after that you started preparing for the banking exams? Yes, ma'am. Okay. ये तो आपने बताया कि आपके कोई रिलेटिव हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कैसे बैंकिंग को देखते हैं? क्या इसका रोल है इन द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी एंड हमारे कंट्री में क्या ग्रोथ, मतलब क्या इसका पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ? मैम, बैंकिंग सेक्टर कोर हमारी जो कंट्री की कोर इकोनॉमी और फाइनेंस है उसमें डायरेक्टली ही इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही है जो कि लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करता है। जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं जैसे कि डिपॉजिट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, तो अगर हम हमारी इकोनॉमी को देखें तो लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूड होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनकी ही मनी या क्रेडिट से हम दूसरे और भी उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो नीड में है, और बैंकिंग का मेन रोल यही होता है। और इन दिस वे हम जो इंडिविजुअल ग्रोथ भी है बैंकिंग में वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एज अ क्लर्क या पीओ भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो काफ़ी ऊपर की पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये सारे रीजंस थे कि मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुना। ओके। मैम, क्या हॉबीज क्या हैं आपकी? मैम, डांसिंग, सिंगिंग एंड अ लिटिल पेंटिंग भी मैं करती हूँ, और टीवी शोज देखना एंड मूवीज देखना भी। ओके। तो जो आपकी हॉबीज हैं Yes, ma'am. वो तो इससे काफ़ी डिफर कर रही है। बैंकिंग में आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे यूज़ करेंगी? मैम, जैसे कि मैं पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो एज अ पेंटर या एज अ आर्टिस्ट काफ़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है एंड काफ़ी फोकस की भी ज़रूरत पड़ती है, और हम नए नए आइडियाज़ सोच सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं बैंकिंग में भी आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी की कैसे हम कस्टमर को भी हैंडल करने में भी काफ़ी सोचना पड़ता है कि कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाए। और साथ ही में मैं जब ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो मैंने देखा कि अपार्ट फ्रॉम माई हॉबीज़ जो डिसिप्लिन या फिर जो कम्युनिकेशन चाहिए लोगों के साथ वो मैंने काफ़ी डेवलप की, और कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही में मैं मल्टीटास्किंग में भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैम काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्प करेंगी। मैम, वीकनेसेस आपकी, डू यू असिस्ट एनी वीकनेस ऑफ योर्स? इसमें मैम देयर आर 1 or 2 वीकनेसेस, जैसे कि मैं अपनी प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं
कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही उसको सॉल्व करूँ, बट मैं उस पर वर्क कर रही हूँ कि मैं कभी कभी दूसरों से भी हेल्प लूँ जिसमें किसी ऐसी चीज़ में जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ। तो यस मैम। तो जो आपने वीकनेस बताई उसके हिसाब से आप काफ़ी रिजर्व नेचर की हैं, आई गेस। नो मैम, मैम रिजर्व नेचर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी मैं लोगों से काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ, बट Okay. जब कोई टास्क आता है तो मैं कोशिश करती हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं ही उसे परफेक्टली कर पाऊंगी, तो मैं दूसरों से हेल्प नहीं ले पाती, बट मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये एटीट्यूड सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। नो मैम, मैम मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट मैं खुद को कॉन्फिडेंट मानती हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मानती। ठीक है। देन जो आपके फादर का बिजनेस है, जो हार्डवेयर शॉप है, तो वहाँ से आपने कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें कुछ सीखी हैं आपने? यस मैम। मैम कुछ यहाँ पे आपके यूज़ होगा बैंकिंग में वहाँ से रिलेटेड? यस आप कभी बैठे हैं अपने पेरेंट के साथ शॉप पे? मैम बचपन से ही मैं काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ अपनी शॉप पर, क्योंकि हमारी हार्डवेयर की शॉप है, तो काफ़ी जैसे सीजनल भी जो बिजनेस होता है दिवाली वगैरह पे पेंट वगैरह का, वो सारा भी हम करते हैं, तो मैं शुरू से ही काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो मैंने जो बेस लेवल पे रिटेल लेवल पे जो दुकानें चलती हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया है। ओके मैम, देन फिर आपने क्यों माइक्रोबायोलॉजी मतलब चूज किया? यू शुड हैव गोन फॉर द कॉमर्स और आर्ट और समथिंग लाइक दैट, या फिर मैथ्स आप चूज कर सकते थे। अगर आपका वहाँ इंटरेस्ट था तो आप यहाँ क्यों आए? मतलब ये एकदम डिस्ट्रैक्टेड, डोंट यू थिंक ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड चीजें हैं? Yes. आप अलग अलग लाइंस पे जा रहे हैं। यस मैम, काफ़ी माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, बट मुझे स्कूल में बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 12th में भी बायोलॉजी ली एज अ सब्जेक्ट। मुझे बायोलॉजी काफ़ी अच्छा लगता था, मैं उस कहीं ना कहीं मैं उसमें ज़्यादा अच्छी थी, मैथ्स के कंपैरिजन में मैं बायो में ज़्यादा अच्छी थी, और इसलिए मैंने लिया। और बट बाकी मैं स्कूल टाइम पे भी खुद को एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं किस चीज़ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, तो एज अ सब्जेक्ट मुझे बायो काफ़ी पसंद था, बट आफ्टर दैट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बाकी क्वांट की जो स्किल्स है या फिर रीजनिंग की भी जो स्किल्स है वो भी काफ़ी बेटर है, और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसे चूज़ तो किया। आप अपने माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी जो आपका बहुत अच्छा भी था, यू आर सेइंग, और आपको बहुत पसंद भी था, तो आप भी लाइक योर ब्रदर आप भी एज अ टीचर उस फील्ड में आगे बढ़ सकते थे। मैम कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, ओके, तो इसलिए दैट इज व्हाई यू चूज। मतलब आई एम कंक्लूडिंग कि आप जॉब सिक्योरिटी को लेकर ही बैंकिंग में आए हैं, एम आई राइट? मैम एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि काफ़ी जॉब सिक्योरिटी है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ये एक रीज़न है। ओके ओके। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में है अमीबा लिविंग होता है कि डेड होता है? सर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एंड पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कभी डिवाइड होता है? नो सर। अच्छा, जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? सर जेनेटिक म्यूटेशन जो कि जीन जो होते हैं जब वो म्यूटेट होते हैं किसी भी एक्सटर्नल रीजन से या फिर इंटरनल रीजन से, उसे जेनेटिक म्यूटेशन से काफ़ी चेंजेस ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि फिजिकली भी वो काफ़ी चेंज दिखाई देता है, और काफ़ी हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनसे भी जीन म्यूटेशन हो सकता है। अच्छा, कहीं पे जैसे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स के आसपास जेनेटिक म्यूटेशन की संभावना रहती है? यस सर, क्योंकि जीन तो डीएनए का पार्ट है, तो न्यूक्लियस में ही होगा सर। अच्छा, कौन सी रेस जेनेटिक म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ज्यादा? सर अभी एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी रेज काफ़ी हार्मफुल होती है, यूवी रेज भी कभी कभी जीन म्यूटेशंस करती हैं। रेस का वेवलेंथ बड़ा होता है कि फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है? सर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ी होती है। तो बड़ी होती है। अच्छा, चलिए माइक्रोबायोलॉजी लेवल पे तो ठीक है। आप कौन सी पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू दे रहे हैं? सर प्रोबेशनरी ऑफिसर की। क्या होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर? सर प्रोबेशनरी ऑफिसर जो क्लर्कल जो वर्क होता है उसको चेक करता है बैंक में, साथ ही में अगर लोन्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं तो वो सारी फाइलिंग क्लर्क करता है। करता है? सर बट वो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो उसके अपर लेवल पे वर्क करता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोबेशनरी ऑफिसर की होती है। तो उसको कहते हैं क्रॉस चेक करता है ना? ठीक। तो आप कौन से स्केल में बैंक के भर्ती होंगे? सर सर मुझे उतनी अच्छी से स्केल का तो नॉलेज नहीं है, बट आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है बीपीएस का? सॉरी सर मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ा।
अच्छा, उसमें दिया रहता है कि भाई आप कौन से स्केल के लिए कहाँ एलिजिबल हो, क्योंकि कहीं पे उसको जॉइंट मैनेजर बोलते हैं, कहीं असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, ये सब बोलते हैं कि आप जूनियर मैनेजमेंट में जाएंगे कि मिडिल मैनेजमेंट में जाएंगे कि अपर मैनेजमेंट में जाएंगे। ओके सर, मैं सर इसके बारे में इन्फॉर्म। हाँ, तो ये तो ठीक है। अच्छा, स्विफ्ट पेमेंट किस काम आता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आपके पास अपना बैंक अकाउंट है? यस सर। कौन से बैंक में है? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक का लोगो याद है आपको? यस सर। क्या है? सर यू अल्फाबेट होता है उसमें, रेड कलर, रेड कलर। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? आपके सेविंग अकाउंट्स पे क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स है ऑफर होते हैं? सर सेविंग अकाउंट्स में जो यूजुअली बैंक जो इंटरेस्ट देता है, एक तो वो मिलता है, और साथ ही में हमें डेबिट फैसिलिटी भी मिलती है। डेबिट कार्ड से हम जितना अमाउंट हम चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका अमाउंट है, Yes, ma'am. जो भी आपकी सेविंग्स अकाउंट का अमाउंट है, उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं? नो मैम। ओके, किस अकाउंट टाइप में आप ऐसा कर सकते हैं? मैम जब बैंक अगर हमें कैश क्रेडिट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, उसमें एक बैंक सेट लिमिट डिसाइड करता है, जिससे कि अगर हमारे अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं भी है तो भी हम उस लिमिट से विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, और इंटरेस्ट भी उसी लिमिट, उतनी ही अमाउंट पे लगेगा जितना हमने विड्रॉ किया है। सेविंग्स अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट मिलता है? यस सर। कैसे वो होता है डिसाइड कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी? मतलब उसका क्या बेसिस क्या होता है? बैंक किस बेस पे ये डिसाइड करता है? मैम अगर हमने कभी लोन लिया है और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तब बैंक डिसाइड हमें ऑफर करता है कि क्या आप क्रेडिट लिमिट बनाना चाहेंगे, तो फिर हम बनवा सकते हैं। सिविल स्कोर? यस मैम। तो ये किसी ये टाइप ऑफ सिक्योर लोन होता है कि अनसिक्योर लोन होता है ओवरड्राफ्ट? सर अगर बैंक सर सिक्योर इसलिए होगा क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं वो उस कस्टमर पे ट्रस्ट करता है कि उन्होंने अपना। ट्रस्ट सिक्योर कैसे हुआ? ट्रस्ट तो इमैटेरियल है। सर तो अगर देखा जाए तो एक टाइप से इनसिक्योर होगा, क्योंकि हमारे उनके पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और उन्हें रीपेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो एक लोन अभी आपने सिक्योर कर दें, Yes. तुरंत ही आपने इनसिक्योर। सिक्योर लोन्स कौन कौन से होते हैं? सर सिक्योर लोन जिसमें कोलेट्रल अगर है तो उन्हें ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। जैसे? सर कोलेट्रल में अगर कस्टमर का कुछ भी मॉर्गेज कुछ है तो उससे बैंक जो है वो अपना अमाउंट ले सकता है, अगर जो कस्टमर है वो फेल हो जाता है रीपेमेंट करने के लिए। आपके डेबिट कार्ड, आपने देखा अपना डेबिट कार्ड? सर मैंने अभी तक अपना डेबिट कार्ड नहीं देखा है, क्योंकि मुझे हम ये जनरेशन में शायद यूपीआई वाली है, तो हम लोगों ने नहीं देखा है। तो आजकल तो कौन सा डेबिट कार्ड यूपीआई सपोर्ट करता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अपने यहाँ पे 3 मेजर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? सर जो एग्रीगेटर के तौर पे यूज करते हैं सर, गूगल पे है, पेटीएम, फोन पे। इन सब में बैंकिंग एंड फाइनेंसेस में जैसे कि आपके मेन जो सेटलमेंट करते हैं विद इन द बैंक्स, वो कौन करते हैं? यानी पेमेंट गेटवे कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि रेजर पे, वैसे वाला सर, ईज बस। आपके ही हो गया मास्टर कार्ड, मास्टर, वीजा, रूपे, है ना? तो कौन सा इन तीनों में से यूपीआई सपोर्ट करता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इंडिया का है रूपे कार्ड, यूपीआई सपोर्ट करता है। अच्छा, तो यानी आप, तो फिर आप डीडी और चेक के बीच में अंतर जानते हैं? क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट और क्या होता है चेक? सर चेक एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो पेयर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो किसी को भी जारी कर सकता है, और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बैंक इशू करता है। डिमांड ड्राफ्ट में जो अमाउंट है वो पहले ही अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, तो डिमांड ड्राफ्ट ज़्यादा सेफ माना जाता है। डिमांड ड्राफ्ट एक टाइप की बैंक गारंटी होगी। यस। और डिमांड ड्राफ्ट का एक और सबसे बड़ा फीचर क्या है? सर पहले तो वो पहले ही डिडक्ट कर लेता है मनी, एंड डिमांड सब फीचर तो मुझे इतना प्रिसाइज है कि वो पर्टिकुलर जिस सिटी को ऑथेंटिकेटेड है उसी सिटी में अगर वो बैंक नहीं हुआ, चाहे आपके नाम पे देश में 5 बैंक हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लेकिन आपको मैंने सुबी गुप्ता पेबल एट इंदौर किया, तो अगर इंदौर में बैंक अकाउंट नहीं है तो पेमेंट नहीं होगा आपका। एमएसएमई के बारे में क्या जानती है?
सर MSME जो होते हैं वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि स्मॉल लेवल पर वर्क करती हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें जो हमारे होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं MSME में, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है एमएसएमई में मैडम, कहाँ से बेसिक चीजें हो गई? सर बट उनको माइक्रो यूनिट इसलिए कंसीडर किया जाता है कि वो उनका शायद कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना लार्ज माइक्रो एक पार्ट है, इसमें और कितने पार्ट होते हैं? सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तो फुल फॉर्म हुआ। तो सर माइक्रो भी इसमें एक माइक्रो एमएसएमई होता है, यस सर, फिर उसके बाद एक और कौन है, मीडियम एसएमई होता है एंड स्मॉल, और फिर स्मॉल होता है। तो इन तीनों में बड़ा कौन सा होता है? सर मीडियम ज़्यादा बड़ा होगा। मीडियम का टर्नओवर? सर टर्नओवर का सर स्पेसिफिक इनका डाटा क्राइटेरिया होता है, वो टर्नओवर के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम। यस मैम। चलिए, ये तो बहुत तो उस पे हो गया बात। तो आप मेरे को ये बताइए कि इन जनरल गोल्ड लोन जो आप लेते हैं वो सिक्योर लोन है कि अनसिक्योर लोन है? सर गोल्ड लोन सिक्योर माना जाता है। सिक्योर माना जाए। गोल्ड प्राइसेस ऑल ऑफ सडन डाउन हो गई तो मान लीजिए आज 1 लाख का गोल्ड था, आपके पास 10 ग्राम गोल्ड था, उसमें मैंने आपको 80% लोन 80,000 रुपए दे दिए, ड्यू टू सर्टेन मार्केट क्राइसिस वो 60,000 हो गया। तो अब इसमें बैंक क्या करेगा? फेस वैल्यू आपके कोलेटरल की 60,000 हो गई और आप 80,000 लोन दे के बैठे, तो अब क्या होगा? सर ऐसा ये सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है मार्केट पर, इसमें बैंक कुछ कर नहीं सकता, वो तो मार्केट वैल्यू है, तो उनको तो अमाउंट पे करना ही पड़ेगा कस्टमर को। बट ये कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गोल्ड लोन, क्योंकि वैल्यू जो है वो मार्केट पे डिसाइड रहती है। काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो गया ये? सर फाइनेंशियल क्राइसिस तो है। मतलब कि आपके पास कोलेटरल ही नहीं उतना है कि जितना आप रिकवर कर पाओगे। कल को कोई डिफॉल्ट भी करता है तो भी आप 60,000 रिकवर कर पाओगे। अभी सर ने गोल्ड लोन को लेकर जिक्र किया आपसे। गोल्ड लोन अगर आप दे रहे हैं किसी कस्टमर को, उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे आप? सर गोल्ड लोन अगर गोल्ड लोन उन्हीं को दिया जाता है जो कि या तो ज्वेलर्स हैं या फिर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में गोल्ड है। अगर नॉर्मल बाइंग के लिए गोल्ड लोन नहीं दे सकते हैं तो पहले तो ज्वेलर्स का सर ज्वेलर्स के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वो ज्वेलिंग के लिए ही इस्तेमाल जैसे करेंगे। अगर हम चाहें हमको गोल्ड लोन लेना है, हम गोल्ड लेके जाते हैं, और तो गोल्ड लोन हमको बैंक देगा या नहीं देगा? ये सर वैसे दे सकते हैं गोल्ड लोन। क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा वो हमसे? ये ऑथेंटिकेट कैसे करोगे ये गोल्ड हम और सही लेके आए या गलत लेके आए? चोरी का तो नहीं? चोरी का नहीं है, क्या ऑथेंटिकेशन है इसका? सर जो रिसीट होगी, अगर जो भी कस्टमर गोल्ड ला रहा है उसके पास गोल्ड को बाय करने की रिसीप्ट होगी। कन्फर्म है रिसीप्ट होती है? बैंक चेक करता है रिसीप्ट है कि नहीं आपके पास उसकी? एंड सर वो प्योरिटी भी चेक की जाती है गोल्ड की, कि गोल्ड कितना प्योर है। अच्छा, तो सर ने जो बोला उसी में क्वेश्चन अचानक से आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये आया कि पैतृक संपत्ति हुई तो है तो आपकी, तो फिर उस पर रिसीट तो मिलेगी नहीं। जो बाप दादाओं से गोल्ड चला आ रहा है उस पर तो रिसीट नहीं मिलेगी। सॉरी सर इसका आंसर मैं रिकॉल नहीं कर पाई। ठीक है। अच्छा, एक बात चलिए हम आपको इसमें इंटरप्ट करते हैं थोड़ा सा बीच में। गोल्ड लोन जब बैंक लेती है किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगती है आपसे, तो ये सही है बैंक के द्वारा किया जाना या गलत है? सर ये एक ओपिनियन रखने जैसा है कि अगर मेरे ओपिनियन में माने तो ये थोड़ा सा रिस्की है, बट इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की मुझे नॉलेज नहीं है कि बैंक को क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा ये हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जब आप गोल्ड लोन लेने जाओगे तो बैंक सिंपल सा क्या करती है, आपसे गोल्ड लेती है, चेक करती है उसको कैरेट उसका सही है या नहीं, और आपको वो लोन प्रोवाइड कर देती है। वो ये चेक नहीं करती है कि इसके जो गोल्ड आप सबमिट कर रहे हैं इसको आपने खरीदा कहाँ से, उसकी रिसीट है कि नहीं आपके पास में। तो ये जो बैंक अगर प्रोसीजर कर रहा है तो एज ए पीओ आप वर्किंग करने जा रहे हैं भविष्य में, तो आपके हिसाब से ये बैंक का सही क्राइटेरिया है या इसको ठीक किया जाना चाहिए? सर क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि अगर वेल्थ जो जनरेशनल है अगर गोल्ड, तो उसमें जो कस्टमर है उसको कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बहुत ही आरबीआई ने कुछ सोचकर ही ऐसा डिसाइड किया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर सर सही होगा। ठीक है, मान लीजिए आप बैंक में एज ए पीओ वर्किंग कर रहे हैं आप, ठीक है, और ऐसी कोई सिचुएशन फ्रेम होती है कि दो सेम नाम से बैंक फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए एक अमित शर्मा है और एक दूसरे कहीं गांव में अमित शर्मा है, उनके बैंक अकाउंट अगर फ्यूज हो जाते हैं और एक अगर पैसा जमा कर रहा है और वो अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा जा रहा है, और मान के चलिए कि गांव वाले का पैसा शहर वाले के अकाउंट में जा रहा है। अब गांव वाला जो अमित शर्मा है
वो अपना किसान भाई है और उसको कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं इन चीज़ों के बारे में, उसको तो यही पता है कि मेरा पैसा कहीं और शिफ्ट हो रहा है। और जब वो बैंक में आके आपसे कंप्लेन करता है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे आप? तो सबसे पहले तो सर हम उन्हें समझाएंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, और फिर उसके बाद डिटेल्स ली जाएंगी कि किस अकाउंट में वो जा रहा है, और फिर उनसे उन कस्टमर से जिनके अकाउंट में जा रहा है उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, और फिर जो भी लीगल प्रोसीजर होंगे उनका अमाउंट रिकवर करने के लिए वो किए जाएंगे। और अगर मान के चलिए वो तो कस्टमर गाँव से आया है, उसको तो ये पता है हमने भाई बैंक को पैसा दिया था, हम तो बैंक से ही पैसा लेंगे, आप कैसे कन्विंस करोगे उसको? सर कहीं ना कहीं ये बैंक की और टेक्नोलॉजी की ही गलती है, तो बैंक इसमें पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और वो उनको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उनको समझा के थोड़ा टाइम लिया जाएगा उनसे कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए ऐसा कोई कंडीशन बन जाती है कि एक क्योस क्रिएट हो जाता है बैंक के अंदर, आप एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर वहाँ वर्किंग है, उस दिन स्टाफ किसी कारण से छुट्टी पे है पूरा, और ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस बन जाए कि भीड़ ज़्यादा आ जाए, और उसमें भी मान के चलिए आप किसी ऐसे रिमोट एरिया की ब्रांच में है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे जब आपके पास 1 या 2 लोगों का स्टाफ है और कस्टमर ज़्यादा आ गए आपके पास में, कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को आप? सर सबसे पहले हम जितने भी बैंक में अवेलेबल कलीग्स होंगे वो सब टीम वर्क में मिलके प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाहर जाके कस्टमर्स को बोलेंगे प्रॉपर तरीके से कि आज थोड़ा हमारे बैंक में मतलब एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो आप शांति बनाए रखें, आपका सबका काम एक एक करके किया जाएगा, और उनको प्रॉपर लाइन वाइज एक के बाद एक उनका देखा मैम, बट जाएगा। अगर उनमें कोई ऐसा हो कि जो पीछे खड़ा हो लाइन में, आप कह रहे हैं लाइन वाइज लेंगे उनको, कोई पीछे खड़ा है बट उसको बहुत इमरजेंसी है, उसको कहीं पे इमीडिएटली फंड ट्रांसफर करना है, कराना है, तो आप किन तरीकों से, तो वो परेशान हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर वो हल्ला मचाने लगेगा, आप कैसे करेंगे चीजें? मैम अगर कोई बैंक में जैसे कोई फर्स्ट कम फर्स्ट पे वाला सिस्टम रहेगा, तो जो पहले आया उनका पहले ही सुना जाएगा। अगर जिनको इमरजेंसी है उनको थोड़ा समझाया जाएगा कि आप थोड़ा लेट अगर हैं। किसी की कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसकी तो इमरजेंसी, आप क्या समझाएंगे उसको? यस मैम, अगर हॉस्पिटल इमरजेंसी है तो हम दूसरे कस्टमर को बोलेंगे कि आप 2 मिनट मैम वेट लाइन वाइज नहीं, आप पहले उनका काम समझेंगे, यस जो उनकी रिक्वायरमेंट है पहले उसको समझेंगे कि क्या चीज ऐसी है जो इमीडिएटली जिस पे वर्कआउट करने की जरूरत है, यस मैम, उसके बाद फिर आप उनको डील करेंगे। ओके। आपने माइक्रोबायोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन परस्यू किया है, किस ईयर में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर लास्ट ईयर जो था मेरे ग्रेजुएशन का, उसी में सर, इसलिए मैंने उसके बाद ही से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद चलिए थोड़ा अपन इस पे बात करते हैं। आपने एक टर्म सुना है जूस जैकिंग, किसको बोलते हैं? यस सर, सॉरी सर, जूस जैकिंग, नो सर। इसके बारे में नहीं सुना है आपने? ठीक है, फिशिंग के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या होता है फिशिंग? सर फिशिंग एक ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें किसी भी पर्सन को कुछ लालच देके उनको उनकी बैंक डिटेल्स या फिर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, तो इसी को सर फिशिंग कहते हैं। सर नॉर्मल लेग फिशिंग की बात कर रहे थे तो सॉरी सर। इट्स फिशिंग है, फिशिंग नहीं, ठीक है ना, पी से है वो सब, एफ से नहीं है, ठीक है। और अच्छा इसमें ये बताइए आप मेरे को कि गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए कोई मतलब किसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसको कंट्रोल कैसे करें, क्या करें इसके लिए? जैसे सर गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन काफ़ी चला रहे हैं ऑनलाइन, जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी बताया जाता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड ईमेल्स या फिर एसएमएस या कॉल्स का जवाब ना दें, साथ ही में उनके साथ अपनी पर्सनल डिटेल या ओटीपीज वगैरह शेयर ना करें, साथ ही में जो इलीगल वेबसाइट्स हैं या फिर जो अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं वहाँ पर विजिट करते टाइम किसी भी लिंक को टच ना करें, जिससे कि आपका फिशिंग में आप कोई ऐसी लिंक आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल में आ जाए जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये तो कस्टमर में अवेयरनेस फैला रहे हैं अपन, जो चोर कर रहा है चोरी, जो ये थेफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ ऐसा उन्होंने करा है सॉफ्टवेयर तैयार जिससे इन पे अपन कमांड कर सकें, इनको कंट्रोल कर सके अपन इस चीज़ को? सर ऐसा एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का नाम तो मुझे याद नहीं है, बट जो हैकर्स होते हैं वो इंडिविजुअल को अटैक करते हैं, तो अगर कुछ गवर्नमेंट्स के ऐप हैं जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं है, बट उन ऐप्स के द्वारा जो रिस्की वायरसेस हैं या फिर कुछ ऐसे रिस्की लिंक्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है फ़ोन और पीसीज में। शुभी आपका नाम है, क्या मतलब होता है इस नाम का? सर शुभी मतलब होता है हु ब्रिंग्स गुड लक और गुड फॉर्च्यून। ऐसा महसूस हुआ है कभी आपको कि आपका नाम सार्थक हुआ हो? यस सर। सर मेरी फैमिली में सर मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं आई हूँ तब से थोड़ा सा गुड लक आया है।
अच्छा, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा बैंक भी आगे बढ़े। श्योर तो ये बताइए हमें, आपकी प्राइवेट बैंक से अगर compete करना है पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में जो ज़रूरी है आज के समय में? सर, पब्लिक सेक्टर बैंक में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ ही में जो कस्टमर हैंडलिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उस पर भी थोड़ा ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में यूजुअली रश ज़्यादा होता है, और साथ ही में जो NPAs हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, कस्टमर हैंडलिंग आपने वर्ड यूज़ किया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर, कस्टमर हैंडलिंग बेसिकली सर जो कलीग्स हैं या फिर जो टीममेट्स हैं बैंक्स में, तो बैंक को अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा या फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर ड्यूरिंग मीटिंग्स उन्हें आपस में ही ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि हम जो कस्टमर हैंडलिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो रूरल कस्टमर्स हैं या फिर जो ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बैंकिंग का, उनको शांति से उनको कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उनको ज़्यादा शांति से समझाया जाए और उनका सॉल्यूशन निकाला मैम, जाए। अगर रूरल ब्रांचेस में आप जाते हैं तो वहाँ तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ कस्टमर्स ऐसा ही होता है यस मैम। जो मतलब बोलना चाहिए कि अनपढ़ हैं, तो उन्हें तो फॉर्म्स भरने नहीं आते हैं, फिर आप उनके काम करेंगे कि आप अपने काम करेंगे? मैम, उनको असिस्ट तो करना ही पड़ता है, और बेसिकली यही एम्प्लॉयज़ का काम है कि कस्टमर को असिस्ट किया जाए, उन्हें समझाया जाए, कि हेल्प की जाए। मैम, बट कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं वो नहीं करना चाहते, दे से दिस इज नॉट आवर, तो फिर आप कैसे डील करेंगे? मैम, पहले तो अगर जैसे कुछ इमरजेंसी या किसी कस्टमर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं खुद हेल्प करने का ट्राई करूँगी, और साथ ही में मैं बाद में पर्सनल लेवल पे भी बात की जा सकती है कि कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि हमारी जॉब प्रोफाइल से अलग हैं, बट वो एज अ टीम वर्क और एज अ बैंकिंग जॉब में रिक्वायर्ड है। एक वर्ड है डिजिटल लिटरेसी और एक वर्ड है फाइनेंशियल लिटरेसी, दोनों में डिफरेंस बताइए आप। सर, डिजिटल लिटरेसी एक ओवरऑल जो डिजिटल जितने भी हम डिजिटल वर्क करते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उन सब में डिजिटल लिटरेसी का यूज़ होता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी वो होती है जो जिसमें हमें फाइनेंस की नॉलेज हो। फाइनेंशियल लिटरेसी में सारा ही कुछ आता है, जैसे कि बेसिक जो बैंक की सर्विसेज हैं, डिपॉजिट्स, FDs, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये अच्छा, आप मुझे बताइए बैंक के इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सर, बैंकिंग इनकम के सोर्सेज जैसे कि डिपॉजिट्स जो कस्टमर करते हैं, साथ ही में जो FD RDs अच्छा, होती है। डिपॉजिट करते हैं तो उससे बैंक का इनकम होता है? सर, उसको इनकम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि उसी से बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता हाँ, तो है। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि Yes. लोन देने पे होता है लोन। इनकम। और इसके अलावा? और सर, क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करता है उसमें भी इंटरेस्ट लिया जाता है, और साथ ही में जो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट मिलता है क्या? Yes, सर, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर कस्टमर एबल नहीं होता पे करने के लिए तब नहीं, वो तो दूसरी कंडीशन हो गई। जी सर। पहली कंडीशन तो यही ना कि टाइम पे रीपेमेंट होगा, हाँ। तो उससे कैसे इनकम होगी? सर, बेसिकली क्रेडिट कार्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है एक सेट लिमिट तक, तो बट लेकिन आफ्टर ऑल काफ़ी हैवी इंटरेस्ट लिया जाता है, और जो बाकी की सर्विसेज है जैसे डेबिट कार्ड, इनमें भी सर्विस चार्ज लिया जाता है जो कि बैंक की इनकम होती है। और इसके अलावा? और सर, जो इन्वेस्टमेंट जो बैंक प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करता है, उससे कितने तरीके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के? मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, आपके बैंक में आता हूँ 20 लाख रुपए लेकर के, तो आप मुझे इन्वेस्टमेंट के तरीके बताइए। मेरे को नहीं है नॉलेज, ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो 20 लाख है वो 30 बने, वेल्थ मैनेजमेंट हो, वेल्थ क्रिएट हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? सर, पहले हम उनको सारी स्कीम्स बताएंगे, जैसे कि FD होगी मेनली, और साथ में जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाते हैं, जैसे कि किसान पत्र जो होता है, या फिर कोई ऐसी किसान पत्र क्या बैंक देता है? हमने सुना पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सॉरी सर, पोस्ट ऑफिस देता है, सॉरी सर। फिर उसके अलावा? सर, जो अलग अलग स्कीम्स चलती रहती है उसमें इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कि जैसे आप गवर्नमेंट के द्वारा जो इंश्योरेंस चल रहे हैं, जीवन ज्योति योजना, उन सब में भी कर सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए दिए जाते हैं और 1 साल के लिए बीमा हो जाता है। Yes. पैसे में 20 लाख लेके आया हूँ, तो आप मुझे ये बताएंगे? तो सर, सबसे पहले हम FD का ही उनको रेकमेंड करेंगे कि आप FD में करिए इन्वेस्ट, और साथ ही में सॉरी सर, मुझे और आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का। कोई पैसा लेकर के आ गया और आप असमर्थ हैं बताने में कि आपका इन्वेस्टमेंट? सर, मैं फिर अपने कलीग से ऑफिस जो मुझसे सुपीरियर होंगे उनसे मैं करूँगी, क्योंकि मुझे आप अभी सुपीरियर हैं, आप जूनियर एसोसिएट के बाद सीनियर एसोसिएट के बाद आप PO हैं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हैं,
उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर आप होंगी 1-2 साल 3 साल के अंदर। अब आपसे सीनियर कौन, अब आप ही तो सीनियर है, क्लर्क आपसे ही तो पूछेंगे आगे। सर इस एरिया में मुझे वर्क करना पड़ेगा थोड़ा और नॉलेज लेने के लिए। कि आप हो सकता है कि किसी रिमोट एरिया में एक दिन आए कि आप ही सर्वे सरवाओ पूरे बैंक की। एंड जो रिमोट एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे तो इसी डेंसिटी में, मतलब इसी इंटेंसिटी से पैसा आता है। जो किसान होते हैं या जो भी वहाँ पे होते हैं, वो 10 लाख 20 लाख उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। जो वहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं, फिर आप कैसे डील करेंगे? मैम मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे साइड से लैक की है, बल्कि मुझे इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। तो मैं इस पर वर्क करूँगी और अगर मैं पोस्टिंग लेने के पहले पता कर लूँगी और सब। ठीक है, आपने अभी सुना होगा, चर्चा में चल रहा था यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कुछ एमडीआर की बात थी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। पहले तो आप मुझे बताइए मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? सर जो बैंक के ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, उनको बैंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है उनके लोन्स पर, तो उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट ऑफर करती है बैंक। ठीक है सुबी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। हाँ रुक जाइए सुबी आप। फिर देखिए बाकी काफी कुछ ठीक है, बट नॉलेज को थोड़ा सा, जो बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा पॉलिश करिए। यस मैम। क्योंकि आप एज अ पीओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्लर्क का इंटरव्यू नहीं है। यस मैम। तो आपको ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। ओके मैम। बाकी आप काफी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, डायरेक्शनली सही जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने जैसे हॉबीज के बारे में बताया था, एक पेंटिंग आपने बताया है। अब जैसे बैंकिंग में आपके डॉक्यूमेंट रीड करने की कैपेबिलिटी हाई होनी चाहिए, तो कोशिश करिए कि अगर रीडिंग आप उसको अपनी बता पाए हॉबी, क्योंकि फिर वो हॉबी से आपको क्या करेगा, ग्रिप करना चालू करेगा वहां पर। पेंटिंग इज अ शॉर्ट ऑफ कि आप समझ रहे हो बात को। फिर आपने उसको बोला कि मैं लिटिल बिट पेंटिंग करती हूँ सर। फिर जैसे ही हमने पूछा कि उसको हॉबी को कैसे यूज करोगे आप, तो आपने कहा सर मैं पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं पेंटिंग के हिसाब से उसको काम करूंगी। तो आपने पहले बोला कि मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करती हूँ, फिर उस हॉबी को ले जाके कहाँ कनेक्ट कर दिया आपने, बैंक में कनेक्ट कर दिया। तो आपको ये बैलेंस रखना है कि पहले अगर किसी चीज को कम बताया तो फिर उसको पूरा अपन को मतलब हाइप पे मत ले जाना है इसको। या तो आप ये बताएं कि जो मेरी हॉबी है उसी को अपन कनेक्ट करें, तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी बेहतर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आपका एक जो एरिया जो आपको ट्रबल करेगा वो आपका ग्रेजुएशन और 12th वाला एरिया ट्रबल करेगा, क्योंकि आपका वहाँ बायोलॉजी है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, आपने एकदम सडन टर्न मारा किसी तरफ बैंकिंग की तरफ। इसके लिए बिल्कुल माइंडसेट रेडी करके जाना कि अगर ये क्वेश्चन वहाँ होता है तो यहाँ पर वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो बी कॉन्फिडेंट, बी फर्म, ये जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हम। सर जो अभी आंसर्स थे माइक्रोबायोलॉजी पे वो सेटिस्फैक्टरी थे या उसमें जो और वर्क करना पड़ेगा? नहीं, देखो माइक्रोबायोलॉजी का वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं बैठेगा, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उतना कोई नहीं। ये मैं जो पूछा ये 8, 9, 10 की नॉलेज थी, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पे तो जितना पढ़ा है उतना आपको सपोर्ट कर जाएगा। हाँ, बस आपको माइक्रोबायोलॉजी को कैसे आपने स्विच ओवर किया फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी टू फाइनेंस, ये आपको इंश्योर करना है कि स्मूथली। इसके लिए सजेस्ट मैं ये भी करूंगा कि आपको YouTube पे वीडियोस हैं जो कि ये बताते हैं, जैसे कि है तो अपना कोर्स इंटरचेंजिंग कहीं ना, तो YouTube पे वीडियोस हैं आपको कि जो कि ये स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में जो लोग, जैसे कि कोई गोल्डमैन सैक्स से छोड़ के आके इधर आया, ये सब आया, तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्यों छोड़ के इधर आना चाह रहा हूँ, मैं क्यों अपने IIT से इंजीनियर था तो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में अच्छी चीजें बतानी है आपको, उनको मोल्ड कर देना उस तरफ। ओके मैम। उनका ध्यान उस तरफ चला जाए, यहाँ से हटके आपको ऐसा आपका रिप्लाई होना चाहिए। ये रिप्लाई तो आप रेडी ही रखिए, क्योंकि आपने स्ट्रीम चेंज की है तो ये आएगा ही क्वेश्चन। ये भी तो सर राजा सर अपन बच्चे बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए 12th तक अगर बच्चा का ये होम टाउन से करता है तो भाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो सर हमको 12th तक पता ही नहीं था हमको करना क्या एग्जैक्टली। ये रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स ने तब हमें वैसा गाइड किया, तब हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता था। तो बस वो सर एक रहता है हमारा डॉक्टर और इंजीनियर्स वाला, है ना, उसके हिसाब से करवा सकते हैं। मतलब वो रिप्लाई अपना इतना मतलब एक्यूरेट रखिए ना कि वहां पे आप फंसे ना, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। मैम जो अभी मैंने रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्टरी थोड़ा मतलब मेरे बोलने के तरीके से लग रहा था, जब मैंने माइक्रोबायोलॉजी से क्यों शिफ्ट किया वो बताया तो वो था, बट मैं ज्यादा उसमें क्रॉस नहीं मैंने किया तो वो वहां पे जम गया। बट अगर मैं उसके पीछे पड़ जाती, कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो उस चीज
को क्रॉस क्वेश्चन करता जाएगा, तो आपके पास उतने सारे रिप्लाईज होने चाहिए। एंटायरली साइंस का भी एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, यानी कि एकदम एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है, यानी ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री अपन ने कुछ धर लिया और काम कर लिया। माइक्रोबायोलॉजी तो इंटायरली एक रिजीम ही अलग हो गई ना। तो कोई कनेक्शन नहीं है कहीं से कहीं तक, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों यहाँ आई उसको छोड़ के, है ना। ओके मैम। एंड उसके लिए आप ये करिए, द बेस्ट थिंग इज कि आप ये तो जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि आपके कोई रिलेटिव थे, दिस इज अ वेरी जनरल रिप्लाई, मतलब इसका कोई बेस नहीं है, ये तो कोई भी बोल देगा, नोबडी नोस कि कोई रिलेटिव है कि नहीं है। यस मैम। या तो फिर आप उसको मतलब एकदम कन्फाइन करिए कि ये थे, मासी थी या व्हाटएवर, जो उन्होंने मुझे गाइड किया, देन आई केम टू नो कि यहाँ पे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, यस इस तरीके से चीजों को लाइए। फिर बैंकिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एज अ वुमेन, ठीक है, वहाँ पे कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, ठीक है। देन फिर लिमिटेड टाइम आवर्स का जॉब है, मतलब एज कंपेयर टू प्राइवेट। यस मैम। इस तरीके से चीजों को लाइए कि बैंकिंग जो है वो बहुत अपग्रेडेड दिखे। ओके मैम। आपका रिप्लाई ऐसा होना चाहिए। ओके मैम। और कोई अगर सुबह ध्यान रखना बेटा एक बात, आप जब इंटरव्यू दोगे कोई अगर क्रॉस करे आपकी बात को तो एकदम पैनिक नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहता है। आप जब आंसर कर रहे हो पॉजिटिव, तब भी अगर नेगेटिव कुछ भी निकल जाता है तो भी आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है। वो आपको ट्रबल करेंगे घबराना किसी भी नहीं तरह से, घबराना नहीं है आपको। बाकी आप सेट हो, सॉरी भी सब बोल रहे हो बढ़िया। किसी बात को लेकर तो It's okay, कॉन्फिडेंटली it's okay. सॉरी सर गलती हो गई। यस इट्स सर। ओके, एंड आप बोल सकते हो, दैट इज ओके। उससे घबराना नहीं है कि अरे मेरा ये गलत हो गया, हाँ। ऐसा नहीं, अपने थॉट्स ना है। ओके। बाकी बेस्ट है आपका, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी बस अच्छा। छोटे छोटे चीजों पे काम करने की जरूरत है कुछ आपको। और सर, कुछ जो इम्प्रूवमेंट किया जा हाँ, सकता है? लैंग्वेज आप Language इंग्लिश में related जो 100% आपकी कंफर्टेबल हो अपने आप को, क्या इंग्लिश में 100% कंफर्टेबल हो? हाँ। देख लीजिएगा क्योंकि वो हाईली प्रेशर सिचुएशन हाँ, होगी। हाँ, हाँ। वो लोग ऑप्शन देंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में। बेसिक है कि कम्युनिकेट होना चाहिए, उनको आपकी बात से मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के पहले हुआ करता था कि इंग्लिश का एडिटिव एडवांटेज होता था, बट राइट नाउ ऐसा नहीं है। मेन है भैया मेरी बात समझ में आए, आपको ये लगना चाहिए कि मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं बैंकिंग के लिए फिट हूँ। ये जो भी इंटरव्यूज के सर ने जैसा बोला यूट्यूब पे लिंक्स जो डले ना, उनको देखिए आप कंटिन्यूअसली। कब है आपका 20 तो आप तब तक कंटिन्यूअसली अलग अलग इंटरव्यूज जो डले हैं ना, ओके। वहां से आप देखेंगे तो वहां पे काफी सारे रिप्लाईज हैं जो एकदम टू द पॉइंट है। आपको काफी वहां और से आपको मिल कुछ जाएगी। करने की बस आवश्यकता नहीं, बस अपने थोड़ा शेप एंड पॉलिश करना है अपने बातों को और कुछ नहीं, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। ओके सर। और हो जाएगा आपको इस बार, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर।